प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह एक संगठित, बहुस्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ज्ञान नेटवर्क था, जिसने हजारों वर्षों तक एशिया और विश्व के बौद्धिक विकास को प्रभावित किया। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन को विकसित करना था। गुरुकुल प्रणाली इस व्यवस्था की मूल इकाई थी, जहां विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह केवल कक्षा आधारित शिक्षा नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, तर्कशक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने की प्रणाली थी। शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी, जहां स्मरण शक्ति, वाद विवाद और विश्लेषणात्मक सोच को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वेद, उपनिषद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, युद्धनीति, राजनीति, दर्शन और कला जैसे विषय अलग अलग स्तरों पर पढ़ाए जाते थे। समय के साथ यह गुरुकुल प्रणाली विकसित होकर बड़े शिक्षण केंद्रों और अंततः विशाल विश्वविद्यालयों में परिवर्तित हुई, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे संस्थान शामिल थे। इन संस्थानों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं थे, बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, गणित, शल्य चिकित्सा, भाषाशास्त्र, तर्कशास्त्र, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक का ज्ञान प्रदान करते थे। शिक्षा पूर्णतः योग्यता आधारित थी। प्रवेश के लिए कठिन मौखिक परीक्षाएं और वाद विवाद होते थे, जिससे केवल गंभीर और योग्य छात्र ही आगे बढ़ पाते थे। विदेशी यात्रियों जैसे ह्वेनसांग, एक्सुएनजुआन और इत्सिन यीजिंग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारतीय शिक्षा प्रणाली की उच्च गुणवत्ता, अनुशासन और बौद्धिक स्वतंत्रता का विस्तार से वर्णन किया है। वे बताते हैं कि भारत के शिक्षा केंद्रों में हजारों छात्र एक साथ रहते और अध्ययन करते थे, जहां बहुभाषिकता, अंतर्राष्ट्रीय संवाद और खुले बौद्धिक विमर्श की परंपरा थी। यहाँ शिक्षक केवल अध्यापक नहीं, बल्कि शोधकर्ता, दार्शनिक और मार्गदर्शक होते थे। शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और भोजन, आवास तथा पुस्तकें दान और राजकीय सहायता से उपलब्ध कराई जाती थीं, जिससे आर्थिक स्थिति किसी विद्यार्थी की प्रगति में बाधा न बने। यह मॉडल आधुनिक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज जैसा था, जहां शिक्षा, शोध और सामुदायिक जीवन एकीकृत थे। ज्ञान को पवित्र माना जाता था और उसे संरक्षित करने के लिए मौखिक परंपरा के साथ साथ पांडुलिपियों, ताड़पत्रों और विशाल पुस्तकालयों का उपयोग किया जाता था। शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए उपयोगी बनना था। यही कारण है कि भारतीय विद्वान एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ज्ञान का प्रसार करते थे, जिससे भारत को विश्वगुरु कहा गया। इस शिक्षा नेटवर्क की विशेषता इसकी विकेंद्रीकृत संरचना थी, छोटे गुरुकुलों से लेकर विशाल विश्वविद्यालयों तक, जो पूरे उपमहाद्वीप को ज्ञान के तंतुओं से जोड़ती थी। यह प्रणाली दिखाती है कि प्राचीन भारत में शिक्षा केवल संस्थागत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत आधार थी, जिसने वैश्विक स्तर पर बौद्धिक आदान प्रदान, शोध और ज्ञान परंपरा को जन्म दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसे आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र के पास स्थित प्राचीन शहर तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, मानव सभ्यता के इतिहास में शिक्षा के सबसे प्राचीन और अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में से एक माना जाता है और इसकी ख्याति लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही पूरे एशिया में फैल चुकी थी। यह केवल एक गुरुकुल या धार्मिक शिक्षा स्थल नहीं था, बल्कि एक विशाल शैक्षणिक नगर था, जहां भारत, चीन, मध्य एशिया, फारस, गांधार और यहां तक कि यूनानी क्षेत्रों से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ प्रवेश जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि योग्यता, जिज्ञासा और अध्ययन की इच्छा से मिलता था, जो उस समय के लिए एक अत्यंत प्रगतिशील व्यवस्था थी। यहाँ शिक्षा का ढांचा केंद्रीकृत कक्षा प्रणाली जैसा नहीं था, बल्कि अलग अलग आचार्यों के आश्रम या शिक्षण केंद्र होते थे
और विद्यार्थी अपनी रुचि व लक्ष्य के अनुसार किसी विशेष आचार्य के अधीन अध्ययन करते थे। इसका अर्थ यह है कि तक्षशिला में विश्वविद्यालय शब्द आज के भवनाधारित संस्थान की तरह नहीं, बल्कि विद्वानों के एक जीवंत नेटवर्क के रूप में समझा जाना चाहिए। तक्षशिला में पढ़ाए जाने वाले विषयों की विविधता इसे सचमुच वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाती है। यहाँ वेद, वेदांग और दर्शन जैसे पारंपरिक भारतीय विषयों के साथ साथ आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, धातु विज्ञान, ज्योतिष, गणित, राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति, युद्धकला, धनुर्विद्या, भाषा विज्ञान, व्याकरण, संगीत और शिल्पकला तक पढ़ाई जाती थी। प्रसिद्ध वैद्य आत्रेय और उनके शिष्य जीवक, जिन्हें बाद में मगध के राजवैद्य के रूप में जाना गया, तक्षशिला की चिकित्सा परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। राजनीति और राज्यशास्त्र के क्षेत्र में तक्षशिला का नाम आचार्य चाणक्य, कौटिल्य से जुड़ता है, जिन्होंने यहाँ अध्ययन और अध्यापन दोनों किया और बाद में अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ रचा, जो प्रशासन, कर व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र और कूटनीति पर आज भी अध्ययन का विषय है। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिनकी अष्टाध्यायी को विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा व्यवस्था में से एक माना जाता है और जिनका संबंध भी तक्षशिला क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तक्षशिला केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि व्यावहारिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक ज्ञान का भी प्रमुख स्रोत था। तक्षशिला की शिक्षण पद्धति भी अत्यंत उन्नत मानी जाती है। यहाँ रटने पर आधारित शिक्षा नहीं, बल्कि संवाद, वाद विवाद, तर्क, विश्लेषण और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता था। चिकित्सा के विद्यार्थी औषधियों की पहचान, शारीरिक संरचना और उपचार पद्धतियों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे। युद्धकला के विद्यार्थी वास्तविक हथियारों और रणनीतिक अभ्यास से गुजरते थे और राजनीति के विद्यार्थी शासन, कूटनीति और राज्य प्रबंधन के सिद्धांतों को वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझते थे। इस तरह तक्षशिला में शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि जीवन और समाज से सीधे जुड़ी हुई थी। यहाँ गुरु और शिष्य के बीच संबंध केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता था। विद्यार्थी वर्षों तक अपने आचार्य के साथ रहकर उनके जीवन, आचरण, अनुशासन और विचारधारा से सीखते थे। इससे शिक्षा एक समग्र प्रक्रिया बन जाती थी, जिसमें ज्ञान के साथ चरित्र और जिम्मेदारी भी विकसित होती थी। तक्षशिला की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का एक बड़ा कारण इसका भौगोलिक स्थान भी था। यह प्राचीन सिल्क रूट के महत्वपूर्ण मार्गों के पास स्थित था, जहां से व्यापार, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान होता था। विभिन्न सभ्यताओं से आने वाले विद्यार्थी अपने साथ नई भाषाएं, नई मान्यताएं और नए अनुभव लाते थे, जिससे तक्षशिला एक बहुसांस्कृतिक शैक्षणिक वातावरण बन गया था। यहाँ विचारों का टकराव नहीं, बल्कि संवाद होता था और यही कारण है कि तक्षशिला में ज्ञान का विकास एक बंद परंपरा की तरह नहीं, बल्कि खुले वैश्विक विमर्श की तरह हुआ। यह उस समय का ऐसा बौद्धिक केंद्र था जहां शिक्षा सीमाओं से परे थी। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को तक्षशिला क्षेत्र में अनेक मठों, शिक्षा स्थलों, स्तूपों और आवासीय संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह क्षेत्र लंबे समय तक शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। यूनानी इतिहासकारों के विवरणों में भी तक्षशिला का उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसकी ख्याति भारत से बाहर भी थी। समय के साथ आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण तक्षशिला की शैक्षणिक परंपरा धीरे धीरे कमजोर पड़ी, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय शिक्षा परंपरा और बाद के विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा और विक्रमशिला में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तक्षशिला हमें यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि चिकित्सा, प्रशासन, विज्ञान, भाषा और अंतर्राष्ट्रीय संवाद तक फैली हुई थी। यह विश्व इतिहास के उन शुरुआती उदाहरणों में से एक है जहां शिक्षा ने सीमाओं को पार किया, विविधता को अपनाया और ज्ञान को मानवता की साझा धरोहर के रूप में विकसित किया।
इसी कारण तक्षशिला को दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्रों में गिना जाता है, एक ऐसा स्थान जहां ज्ञान ही असली पहचान था और सीखना ही सबसे बड़ा उद्देश्य। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की उस महान शैक्षणिक परंपरा का शिखर था जिसे विश्व इतिहास में पहला पूर्णतः विकसित आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, और इसकी स्थापना गुप्तकाल के दौरान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई मानी जाती है, जबकि इसका विकास हर्षवर्धन और पाल शासकों के संरक्षण में अपने चरम पर पहुंचा। आज के बिहार राज्य में राजगीर और पाटलिपुत्र पटना के निकट स्थित नालंदा केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि एक विशाल ज्ञान नगर था, जहां हजारों विद्यार्थी और आचार्य एक साथ रहते, अध्ययन करते और ज्ञान की उन्नति में योगदान देते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग, एक्सुएनज़ुएंग और इत्सिंग यीजिंग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा का अत्यंत विस्तृत और प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसके आधार पर हमें इसकी संरचना, शिक्षण पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रामाणिक विवरण मिलता है। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1,500 से अधिक आचार्य निवास करते थे, और प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि द्वार पर विद्वान आचार्य मौखिक परीक्षा लेकर ही योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देते थे। कहा जाता है कि केवल कुछ प्रतिशत अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में सफल हो पाते थे, जिससे नालंदा की शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर स्पष्ट होता है। नालंदा की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः आवासीय स्वरूप था, जहां विद्यार्थी केवल पढ़ने नहीं आते थे, बल्कि वर्षों तक परिसर में रहकर एक अनुशासित, बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। यहाँ विशाल विहार, मठ जैसी आवासीय इमारतें, प्रार्थना सभागार, व्याख्यान कक्ष, उद्यान, तालाब और अध्ययन स्थलों का सुव्यवस्थित परिसर था। पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त अवशेष बताते हैं कि ये इमारतें बहुमंजिला थीं और ईंटों से अत्यंत सुदृढ़ ढंग से निर्मित थीं। प्रत्येक छात्र को रहने के लिए कक्ष, अध्ययन के लिए स्थान और सामूहिक चर्चा के लिए प्रांगण उपलब्ध था, जिससे शिक्षा एक सामूहिक और संवादात्मक प्रक्रिया बनती थी। नालंदा में केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं पढ़ाया जाता था, जैसा सामान्य धारणा है, बल्कि यहाँ व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, वेद, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, भाषा अध्ययन और विभिन्न दर्शनों की तुलनात्मक शिक्षा भी दी जाती थी। इसका अर्थ यह है कि नालंदा एक बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय था, जहाँ ज्ञान को सीमित दायरे में नहीं बांधा गया था। नालंदा की ख्याति का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, और जिसमें 3 मुख्य भवनों रत्नसागर, रत्नोद्धी और रत्नरंजक का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इन पुस्तकालयों में लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं, जिनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष और अनेक विषयों पर ग्रंथ संग्रहित थे। ये केवल भारतीय ग्रंथ ही नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से आए विद्वानों द्वारा लाए गए ज्ञान का भी संग्रह था। पुस्तकालय की यह समृद्ध परंपरा इस बात का संकेत है कि नालंदा केवल शिक्षण का ही नहीं, बल्कि शोध और ज्ञान संरक्षण का भी केंद्र था। यहाँ आचार्य और विद्यार्थी नए विचारों पर विमर्श करते, ग्रंथों की रचना करते और विभिन्न दर्शनों पर बहस करते थे। तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ नालंदा की बौद्धिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिससे विचारों का परिष्कार होता था और ज्ञान स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होता रहता था। नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान अत्यंत व्यापक थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा और मध्य एशिया से विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते थे। कई विदेशी भिक्षु और विद्वान यहां वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त करते और फिर अपने देश लौटकर वहां ज्ञान का प्रसार करते थे। ह्वेनसांग स्वयं कई वर्षों तक नालंदा में रहे और उन्होंने यहाँ के प्रमुख आचार्य शीलभद्र से शिक्षा प्राप्त की। उनके द्वारा ले जाए गए ग्रंथों और अनुवादों ने चीन और पूर्वी एशिया में बौद्ध दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार नालंदा एक वैश्विक ज्ञान सेतु था, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मानचित्र पर स्थापित किया।
यहाँ भाषा और संस्कृति की विविधता के बावजूद शिक्षा का माध्यम तर्क, अनुशासन और ज्ञान की खोज था, जो इसे सचमुच विश्वविद्यालय बनाता है। नालंदा की शिक्षण पद्धति अत्यंत संगठित और उच्च स्तर की थी। आचार्य केवल व्याख्यान नहीं देते थे, बल्कि वे विद्यार्थियों के साथ गहन चर्चा, प्रश्नोत्तर और विश्लेषणात्मक अध्ययन कराते थे। विद्यार्थियों को विभिन्न मतों को समझने और उन पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इससे शिक्षा केवल एक तरफा ज्ञान प्रदान नहीं, बल्कि बौद्धिक संवाद बन जाती थी। अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। दैनिक जीवन में अध्ययन, ध्यान, चर्चा और आचार संहिता का पालन अनिवार्य था। इस समग्र प्रणाली ने नालंदा को केवल विद्वानों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत शैक्षणिक समुदाय बना दिया था। दुर्भाग्यवश 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा को भारी क्षति पहुंची। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, जो कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि वहां इतनी अधिक पांडुलिपियां थीं। इस विनाश के साथ विश्व ने एक महान ज्ञान संपदा को खो दिया, लेकिन नालंदा की बौद्धिक विरासत समाप्त नहीं हुई। इसके शिष्यों और परंपराओं के माध्यम से उसका प्रभाव तिब्बत, पूर्वी एशिया और भारतीय दार्शनिक परंपराओं में जीवित रहा। आज भी नालंदा के खंडहर इस बात के साक्षी हैं कि एक समय यहाँ विश्व का सबसे महान आवासीय विश्वविद्यालय फल फूल रहा था, जहाँ ज्ञान, अनुशासन, अंतर्राष्ट्रीय संवाद और बौद्धिक स्वतंत्रता का अद्भुत संगम था। नालंदा इस सत्य का प्रतीक है कि प्राचीन भारत में शिक्षा केवल सूचना का संग्रह नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास का साधन थी, और इसी कारण इसे विश्व इतिहास के सबसे महान विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट केंद्र था, जिसकी स्थापना 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास पाल वंश के शक्तिशाली शासक धर्मपाल द्वारा की गई मानी जाती है, और यह वर्तमान बिहार के भागलपुर क्षेत्र के निकट स्थित था। नालंदा की तरह विक्रमशिला भी केवल एक मठ या साधारण शिक्षण स्थल नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित, राजकीय संरक्षण प्राप्त आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसका उद्देश्य उच्च स्तर की बौद्धिक शिक्षा, गहन दार्शनिक अध्ययन और विशेष रूप से वज्रयान तथा तांत्रिक बौद्ध परंपराओं का उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना था। उस समय पूर्वी भारत बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन चुका था, और धर्मपाल ने नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला की स्थापना इसलिए की ताकि उन्नत बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और तंत्र साधना के अध्ययन को संस्थागत रूप दिया जा सके। तिब्बती स्रोतों, विशेषकर तारानाथ जैसे इतिहासकारों के लेखन से विक्रमशिला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें इसे अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्रों में गिना गया है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 1000 से अधिक आचार्य और बड़ी संख्या में विद्यार्थी निवास करते थे, और विश्वविद्यालय का प्रशासन अत्यंत संगठित था, जहाँ विद्वानों की परिषद शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन की देखरेख करती थी। विक्रमशिला की संरचना भी अत्यंत प्रभावशाली थी। पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त अवशेष दर्शाते हैं कि इसका परिसर एक विशाल चतुर्भुज क्वाड्रेंगुलर योजना पर आधारित था, जिसके मध्य में एक भव्य स्तूप और उसके चारों ओर व्यवस्थित कक्ष, प्रार्थना स्थल और अध्ययन कक्ष थे। चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे, जिनकी प्रतीकात्मक और प्रशासनिक भूमिका भी मानी जाती है। प्रत्येक दिशा का द्वार किसी विशिष्ट विद्वान या आचार्य की देखरेख में होता था, जो वहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेते थे। यह व्यवस्था दर्शाती है कि विक्रमशिला में प्रवेश भी अत्यंत कठिन और योग्यता आधारित था, ठीक वैसे ही जैसे नालंदा में। यहाँ शिक्षा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि तर्कशास्त्र, लॉजिक, व्याकरण, मीमांसा, बौद्ध दर्शन की विभिन्न शाखाएं, भाषा अध्ययन, वाद विवाद की पद्धति और आध्यात्मिक अनुशासन सभी का समन्वित अध्ययन कराया जाता था। विक्रमशिला विशेष रूप से वज्रयान और तंत्र परंपरा के गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था,
जहां साधना, ध्यान, मंत्र, मंडल और दार्शनिक व्याख्या का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन इसे केवल रहस्यवाद समझना गलत होगा, क्योंकि यहाँ तंत्र का अध्ययन भी दार्शनिक और बौद्धिक ढांचे के भीतर किया जाता था, जिसमें प्रतीकवाद, चेतना की अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक आयामों पर विचार शामिल था। विक्रमशिला की एक बड़ी पहचान इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था, विशेषकर तिब्बत के साथ इसके गहरे संबंध। प्रसिद्ध आचार्य अतीश दीपंकर श्रीज्ञान, जो 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला से जुड़े थे, बाद में तिब्बत गए और वहां बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके माध्यम से विक्रमशिला की शिक्षण परंपरा तिब्बती बौद्ध परंपराओं में गहराई से समाहित हुई। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रमशिला केवल क्षेत्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक और बौद्धिक नेटवर्क का केंद्र था। यहाँ से प्रशिक्षित विद्वान विभिन्न देशों में जाकर शिक्षा, अनुवाद और दार्शनिक विचारों का प्रसार करते थे। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में विक्रमशिला के आचार्यों और उनकी परंपराओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जो इस विश्वविद्यालय की वैश्विक प्रतिष्ठा को प्रमाणित करता है। शिक्षण पद्धति की दृष्टि से विक्रमशिला में वाद विवाद, स्कॉलास्टिक डिबेट को अत्यंत महत्व दिया जाता था। विद्यार्थियों को केवल ग्रंथों का पाठ नहीं कराया जाता था, बल्कि उन्हें दार्शनिक प्रश्नों पर तर्क प्रस्तुत करने, विरोधी मतों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यह पद्धति मानसिक अनुशासन, तार्किक स्पष्टता और गहन चिंतन क्षमता विकसित करती थी। साथ ही यहाँ आध्यात्मिक अनुशासन भी शिक्षा का हिस्सा था, जिसमें ध्यान, आचार संहिता और संयमित जीवन शैली शामिल थी। इस प्रकार विक्रमशिला में शिक्षा बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का समन्वित माध्यम थी। राजकीय संरक्षण के कारण यहाँ विद्वानों को आर्थिक स्थिरता और शोध के लिए अनुकूल वातावरण मिलता था, जिससे वे दीर्घकालिक अध्ययन और ग्रंथ रचना कर सकते थे। दुर्भाग्यवश 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में हुए आक्रमणों के समय विक्रमशिला भी विनाश का शिकार हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसे भी उसी दौर में नष्ट कर दिया गया, जब नालंदा और अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्रों को भारी क्षति पहुंची। इस विनाश के साथ एक और महान ज्ञान परंपरा का भौतिक स्वरूप समाप्त हो गया, लेकिन इसकी बौद्धिक विरासत तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों की बौद्ध परंपराओं में जीवित रही। आज विक्रमशिला के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, और वे इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का स्तर कितना उन्नत, संगठित और अंतर्राष्ट्रीय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस तथ्य का सशक्त उदाहरण है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें दर्शन, तर्क, मनोविज्ञान, भाषा और चेतना के गहन अध्ययन का समावेश था, और इसी कारण यह विश्व इतिहास में उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है। वल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के उन महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्रों में से एक था जिसने यह दिखाया कि भारतीय शिक्षा परंपरा केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति और व्यावहारिक शासनकला जैसे विषयों में भी अत्यंत उन्नत थी। यह विश्वविद्यालय वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित वल्लभी नगर में विकसित हुआ, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मैत्रका वंश की राजधानी था। मैत्रक शासकों ने वल्लभी को न केवल राजनीतिक केंद्र बनाया, बल्कि उसे एक प्रतिष्ठित शिक्षण नगरी के रूप में भी विकसित किया, जहां देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग एक्स्यूएनजुआंग ने 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा के दौरान वल्लभी का उल्लेख एक समृद्ध, शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से विकसित नगर के रूप में किया है, जहां बौद्ध और ब्राह्मण दोनों परंपराओं के विद्वान सक्रिय थे। इससे स्पष्ट होता है कि वल्लभी एक बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी और बहुपरंपरागत मल्टी-ट्रेडिशनल शिक्षण केंद्र था, जहां वैचारिक विविधता को स्थान मिला हुआ था। वल्लभी की विशेष पहचान प्रशासनिक और राजनीतिक शिक्षा से जुड़ी हुई मानी जाती है। यहाँ विद्यार्थियों को शासन प्रणाली,
राज्य व्यवस्था, कर प्रणाली, राजस्व प्रबंधन, भूमि मापन, न्याय व्यवस्था और कूटनीतिक व्यवहार जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जाता था। यह परंपरा कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी पूर्ववर्ती ग्रंथीय परंपराओं से जुड़ी हुई थी, जिनमें राज्य संचालन के व्यावहारिक पक्षों का विस्तार से वर्णन मिलता है। वल्लभी जैसे केंद्रों में संभवतः इन सिद्धांतों का अध्ययन केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं बल्कि प्रशासनिक अभ्यास और प्रशिक्षण के रूप में भी होता रहा होगा, क्योंकि उस समय राज्यों को शिक्षित लिपिकारों, मंत्रियों, राजदूतों और वित्तीय अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि मैत्रक प्रशासन संगठित और दस्तावेज आधारित था, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वल्लभी में लेखन, अभिलेखरचना, दस्तावेजीकरण और विधिक भाषा का भी प्रशिक्षण दिया जाता होगा। इस प्रकार वल्लभी प्राचीन भारत में सिविल सर्विस जैसे प्रशासनिक ढांचे के लिए मानव संसाधन तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। अर्थशास्त्र और वाणिज्य शिक्षा भी वल्लभी की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सौराष्ट्र क्षेत्र प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का सक्रिय क्षेत्र रहा है, जहां से पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध थे। ऐसे वातावरण में व्यापार, मुद्रा प्रणाली, विनिमय, शिल्प, उत्पादन और वितरण जैसे विषयों का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक था। संभव है कि वल्लभी में विद्यार्थियों को व्यापारिक गणना, लेखा-जोखा, कराधान और आर्थिक नीतियों की समझ दी जाती हो, जिससे वे राज्य और समाज की आर्थिक संरचना को सुचारू रूप से चला सकें। इस प्रकार वल्लभी की शिक्षा स्थानीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापारिक संपर्कों दोनों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पढ़े विद्यार्थी केवल विद्वान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशासक, वित्त विशेषज्ञ और नीति निर्माता के रूप में भी भूमिका निभा सकते थे। राजनीति और कूटनीति की शिक्षा भी वल्लभी के पाठ्यक्रम का हिस्सा मानी जाती है। प्राचीन भारतीय राज्यों के बीच गठबंधन, संधियां, दूत प्रणाली और राजनयिक संबंध सामान्य थे और इन सब के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। ऐसे में वल्लभी जैसे शिक्षण केंद्रों में संभवतः संवाद कौशल, तर्क, नीति, शांति और युद्ध की रणनीतियां तथा अंतर्राज्यीय संबंधों की समझ विकसित की जाती थी। यह परंपरा महाभारत, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में वर्णित राजधर्म और दंडनीति की अवधारणाओं से जुड़ी हुई थी, जिनका अध्ययन एक संगठित शैक्षणिक ढांचे के भीतर किया जाता रहा होगा। इस प्रकार वल्लभी की शिक्षा प्रणाली शासकों और प्रशासनिक वर्ग को बौद्धिक आधार प्रदान करने का कार्य करती थी। धार्मिक दृष्टि से भी वल्लभी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां बौद्ध और जैन परंपराओं की मजबूत उपस्थिति थी, साथ ही ब्राह्मणिक विद्वान भी सक्रिय थे। इससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र और धर्मशास्त्र का भी अध्ययन होता था, लेकिन इसकी विशिष्टता यह थी कि इन विषयों को व्यावहारिक शासन और सामाजिक संरचना से जोड़कर देखा जाता था। वल्लभी इस बात का उदाहरण है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय केवल आध्यात्मिक मुक्ति की खोज तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज, राज्य और अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आवश्यक बौद्धिक ढांचा भी तैयार करते थे। समय के साथ 8वीं शताब्दी के बाद मैत्रक सत्ता के पतन और क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वल्लभी का महत्व घटता गया और अंततः यह शिक्षण केंद्र भी इतिहास के पन्नों में सीमित होकर रह गया। फिर भी उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य, यात्रियों के विवरण और अभिलेखीय प्रमाण यह दर्शाते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जिसने यह सिद्ध किया कि भारतीय शिक्षा परंपरा बहुआयामी, व्यावहारिक और राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई थी। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक, बहुविषयक और संतुलित था, जिसमें ज्ञान को केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक खोज तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे प्रकृति, शरीर, गणना, ब्रह्मांड और दैनिक जीवन से जोड़कर समझा गया। विज्ञान, चिकित्सा, गणित और खगोलशास्त्र जैसे विषय इन शिक्षण केंद्रों की पहचान थे
और इन्हें सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। विज्ञान की अवधारणा उस समय प्रकृति के नियमों की खोज के रूप में समझी जाती थी, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, गति, ध्वनि, प्रकाश, धातु, जल, वनस्पति और जीव जगत के व्यवहार का अध्ययन शामिल था। वैशेषिक और सांख्य जैसे दार्शनिक तंत्र पदार्थ की संरचना, गुण और कारण कार्य संबंधों को समझाने का प्रयास करते थे, जो प्राचीन वैज्ञानिक सोच की बौद्धिक नींव माने जा सकते हैं। धातु विज्ञान, रसायन, कृषि विज्ञान, जल प्रबंधन और वास्तुतकनिक जैसे क्षेत्रों में विकसित ज्ञान यह दर्शाता है कि शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रयोग, अवलोकन और अनुभव पर भी आधारित थी। विद्यार्थियों को प्राकृतिक घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखने, पैटर्न पहचानने और सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जो किसी भी वैज्ञानिक परंपरा का मूल आधार होता है। चिकित्सा विज्ञान, विशेष रूप से आयुर्वेद, पाठ्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों पर आधारित शिक्षा में शरीर रचना, एनाटॉमी, शरीर क्रिया, फिजियोलॉजी, रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, निदान पद्धति, डायग्नोसिस, औषध निर्माण, फार्माकोलॉजी और शल्य चिकित्सा, सर्जरी तक का विस्तृत अध्ययन शामिल था। सुश्रुत परंपरा में शल्य उपकरणों, हड्डी जोड़ने की विधियों, घाव प्रबंधन, प्लास्टिक सर्जरी के प्रारंभिक रूपों और प्रसूति से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि चिकित्सा शिक्षा अत्यंत व्यवस्थित और व्यावहारिक थी। विद्यार्थियों को औषधीय पौधों की पहचान, जड़ी बूटियों के संयोजन, धातु और खनिज आधारित औषधियों के उपयोग, आहार विहार के प्रभाव और रोग निवारण के सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जाता था। चिकित्सा शिक्षा केवल रोग के उपचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि निवारक स्वास्थ्य, संतुलित जीवन शैली और मानसिक शारीरिक संतुलन पर भी जोर देती थी, जो आज की होलिस्टिक मेडिसिन अवधारणा से मेल खाती है। गुरुकुल और विश्वविद्यालयों से जुड़े औषध उद्यान, हर्बल गार्डन्स और चिकित्सालय जैसे संस्थान इस शिक्षा को व्यावहारिक रूप से लागू करने के केंद्र होते थे। गणित प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक ऐसी धुरी थी जिसने खगोलशास्त्र, वास्तु, व्यापार, कर प्रणाली और दैनिक गणना तक हर क्षेत्र को प्रभावित किया। 0-0 की अवधारणा, दशमलव स्थानमान पद्धति, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, बीजगणित, अलजेब्रा, रेखागणित, ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जैसे विषयों का विकास भारत में हुआ और इन्हें व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाता था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों के कार्य यह दिखाते हैं कि गणितीय शिक्षा केवल गणना तक सीमित नहीं थी, बल्कि जटिल समस्याओं के समाधान, खगोलीय गणनाओं, समय निर्धारण और पंचांग निर्माण तक फैली हुई थी। विद्यार्थियों को संख्यात्मक तर्क, सूत्रों का प्रयोग, समीकरणों का हल और ज्यामितीय प्रमाणों की समझ विकसित कराई जाती थी। व्यापार और प्रशासन में लेखा-जोखा रखने के लिए भी गणितीय दक्षता आवश्यक थी, जिससे यह विषय सामाजिक और आर्थिक जीवन से सीधे जुड़ा हुआ था। खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष गणित, एस्ट्रल मैथमेटिक्स भी पाठ्यक्रम का एक प्रमुख अंग थे, जिन्हें उस समय ज्योतिष की वैज्ञानिक शाखा के रूप में देखा जाता था। इसमें ग्रहों की गति, चंद्र और सूर्य ग्रहण की गणना, ऋतु परिवर्तन, दिन-रात की लंबाई, पंचांग निर्माण और समय मापन जैसे विषयों का अध्ययन शामिल था। वेधशालाओं, ऑब्जर्वेशनल सेंटर्स और यंत्रों के माध्यम से आकाशीय पिंडों की स्थिति का अवलोकन किया जाता था और गणितीय विधियों से उनकी गति का अनुमान लगाया जाता था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ब्रह्मगुप्त ने ग्रहों की गति के गणितीय मॉडल दिए और बाद के विद्वानों ने त्रिकोणमितीय सारणियों का निर्माण किया, जो खगोलीय गणनाओं के लिए आवश्यक थीं। यह दर्शाता है कि खगोलशास्त्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों के समय निर्धारण तक सीमित नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना और गति को समझने का एक संगठित बौद्धिक प्रयास था। इन सभी विषयों की शिक्षा आपस में जुड़ी हुई थी, न कि अलग-अलग खंडों में बंटी हुई। गणित खगोलशास्त्र को सशक्त बनाता था, खगोलशास्त्र कृषि और कैलेंडर प्रणाली को प्रभावित करता था,
चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान और रसायन से जुड़ी थी और विज्ञान की सामान्य समझ वास्तु, धातु और जल प्रबंधन तकनीकों में उपयोग होती थी। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम ज्ञान को एक समग्र इंटीग्रेटेड रूप में देखता था, जहां सिद्धांत, अवलोकन, प्रयोग और सामाजिक उपयोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। यही कारण है कि ये विश्वविद्यालय केवल धार्मिक शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे ऐसे ज्ञान संस्थान थे जहां प्रकृति, मानव शरीर, संख्या और ब्रह्मांड सभी का अध्ययन एक व्यापक बौद्धिक परंपरा के अंतर्गत किया जाता था, जिसने आगे चलकर एशिया और विश्व के अन्य भागों को भी गहराई से प्रभावित किया। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय केवल स्थानीय या क्षेत्रीय शिक्षा केंद्र नहीं थे, बल्कि वे वास्तविक अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान संस्थान थे, जहां एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे, और यही वैश्विक आकर्षण भारत को ज्ञान गुरु की पहचान दिलाता है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा और मध्य एशिया तक से विद्यार्थी और भिक्षु अध्ययन के लिए आते थे। इन विदेशी विद्यार्थियों के आगमन के प्रमाण यात्रियों के विवरणों, अभिलेखों और बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। विशेष रूप से चीनी यात्री ह्वेनसांग, एक्स्यूएनज़ुआंग और इत्सिंग यीजिंग के यात्रा वृत्तांत यह बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था और वहां प्रवेश से पहले कठोर मौखिक परीक्षा होती थी, जिसमें केवल वे विद्यार्थी सफल होते थे जिनकी बौद्धिक तैयारी उच्च स्तर की होती थी। ह्वेनसांग ने अपने लेखों में नालंदा के विशाल परिसर, हजारों विद्यार्थियों, सैकड़ों शिक्षकों और बहुमंजिला पुस्तकालयों का वर्णन किया है, जहां दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और बौद्ध अध्ययन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इत्सिंग ने भी उल्लेख किया कि भारत में अध्ययन करना बौद्ध दुनिया के विद्वानों के लिए प्रतिष्ठा की बात थी और वे यहाँ से ग्रंथों की प्रतिलिपियां लेकर अपने देशों में ज्ञान का प्रसार करते थे। विदेशी छात्रों का यह आगमन केवल धार्मिक कारणों से नहीं था, बल्कि बौद्धिक उत्कृष्टता, शिक्षण की गुणवत्ता और ज्ञान की गहराई के कारण था। भारत में विकसित तर्कशास्त्र, लॉजिक, व्याकरण, पैनिनियन ग्रामर, चिकित्सा पद्धति, गणितीय विधियां और दार्शनिक विमर्श उस समय विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में अत्यंत उन्नत माने जाते थे। संस्कृत और पाली भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के लिए अध्ययन का माध्यम बन गई थीं और कई विदेशी विद्यार्थी इन भाषाओं को सीखकर मूल ग्रंथों का अध्ययन करते थे। भारतीय आचार्य केवल अध्यापक नहीं थे, बल्कि वे बहस, संवाद और शोध की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बौद्धिक मार्गदर्शक थे। विश्वविद्यालयों में आयोजित वाद विवाद, स्कॉलास्टिक डिबेट्स में विभिन्न देशों से आए विद्वान भाग लेते थे, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान होता था और नए विचार विकसित होते थे। यह एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण था जहां विविध संस्कृतियां मिलती थीं और ज्ञान सीमाओं से परे जाता था। भारत से बाहर ज्ञान के प्रसार में इन विदेशी छात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जब ये विद्यार्थी अपने देशों में लौटते थे, तो वे केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं ले जाते थे, बल्कि चिकित्सा, दर्शन, गणित और भाषा विज्ञान से संबंधित विचार भी साथ ले जाते थे। चीन और तिब्बत में बौद्ध दर्शन के साथ साथ भारतीय तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव देखा जा सकता है। कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषाओं में हुआ, जिनमें मूल भारतीय आचार्यों की शिक्षाएं सुरक्षित रहीं, जबकि भारत में कई मूल ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए। इस प्रकार विदेशी छात्रों और विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित और विस्तारित करने में एक सेतु का काम किया। वैश्विक प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि संस्थागत मॉडल तक भी फैला हुआ था। नालंदा जैसे आवासीय विश्वविद्यालय की संरचना, जहां विद्यार्थी दूरदराज से आकर वर्षों तक रहकर अध्ययन करते थे, बाद के एशियाई बौद्ध मठ विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणा बनी। तिब्बत के मठ विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में भारतीय मॉडल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।
इसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय खगोल, गणित और पंचांग पद्धति का प्रभाव स्थानीय परंपराओं में समाहित हुआ। भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली का प्रसार भी व्यापार और विद्वानों के माध्यम से धीरे धीरे एशिया और आगे चलकर अरब जगत तक पहुंचा, जिसने बाद में यूरोप में वैज्ञानिक विकास को प्रभावित किया। भारत का ज्ञान गुरु बनना किसी राजनीतिक शक्ति या साम्राज्य विस्तार का परिणाम नहीं था, बल्कि यह बौद्धिक प्रतिष्ठा, शिक्षण की गुणवत्ता, खुली बहस की परंपरा और ज्ञान के प्रति सम्मान की संस्कृति का परिणाम था। यहाँ आने वाले विदेशी छात्र केवल शिक्षा प्राप्त करने नहीं, बल्कि एक ऐसे बौद्धिक वातावरण का हिस्सा बनने आते थे जहाँ प्रश्न पूछना, तर्क करना और सत्य की खोज करना प्रोत्साहित किया जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ज्ञान के वैश्विक नेटवर्क का केंद्र बने, जहाँ से विचार, पद्धतियाँ और ग्रंथ सीमाओं को पार करते हुए पूरी एशिया की बौद्धिक धारा को प्रभावित करते रहे, और इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया ने भारत को सदियों तक विश्व के प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की सबसे अद्भुत और विश्वस्तरीय विशेषताओं में से एक उनकी पुस्तकालय व्यवस्था, शोध परंपरा और ज्ञान संरक्षण प्रणाली थी, जिसने उन्हें केवल शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान भंडार बना दिया था। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों में विशाल पुस्तकालय होते थे, जिनमें हजारों नहीं बल्कि लाखों पांडुलिपियां संरक्षित थीं। नालंदा का पुस्तकालय विशेष रूप से प्रसिद्ध था, जिसे विभिन्न स्रोतों में धर्मगंज या ज्ञान का खजाना कहा गया है, और इसके 3 मुख्य भवनों रत्नसागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक का उल्लेख मिलता है, जो बहुमंजिला संरचनाएं थीं और जिनमें दर्शन, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, बौद्ध अध्ययन, वेद, उपनिषद और अनेक अन्य विषयों पर ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते थे। इन पुस्तकालयों का निर्माण केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्थित अध्ययन और शोध के लिए किया गया था। पांडुलिपियों को विषयानुसार वर्गीकृत किया जाता था, उनकी प्रतिलिपियां बनाई जाती थीं और उन्हें संरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानियां बरती जाती थीं, जैसे ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखे ग्रंथों को नमी, कीट और आग से बचाने के उपाय। शोध की परंपरा इन विश्वविद्यालयों की आत्मा थी। यहाँ शिक्षा केवल पूर्व ज्ञान को याद करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि नए विचारों की खोज, पुराने सिद्धांतों की समीक्षा और विभिन्न मतों के बीच बौद्धिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता था। विद्वान आचार्य अपने अपने विषयों में गहन अध्ययन करते थे और शिष्यों के साथ मिलकर ग्रंथों पर टीकाएं, कमेंटरीज लिखते थे, जो मूल ग्रंथों की व्याख्या और विस्तार का काम करती थीं। यह परंपरा ज्ञान के निरंतर विकास का माध्यम थी, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी पूर्ववर्ती विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करती, उनमें सुधार करती और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। वाद विवाद, स्कॉलास्टिक डिबेट्स, शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जहां विभिन्न विचारधाराओं के विद्वान अपने सिद्धांतों को तर्क और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करते थे। इन बहसों का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य के निकट पहुंचना और ज्ञान को अधिक स्पष्ट और सुसंगत बनाना था। ज्ञान संरक्षण की प्रणाली भी अत्यंत विकसित थी। पांडुलिपियों की नकल तैयार करना एक संगठित कार्य था, जिसमें प्रशिक्षित लिपिक, स्क्राइब्स, मूल ग्रंथों की सावधानी पूर्वक प्रतिलिपियां बनाते थे, ताकि ज्ञान केवल एक स्थान तक सीमित न रहे और नष्ट होने का जोखिम कम हो। विदेशी छात्र जब भारत से लौटते थे, तो वे अपने साथ ग्रंथों की प्रतियां लेकर जाते थे, जिससे भारतीय ज्ञान एशिया के अन्य भागों में सुरक्षित रहा। संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं में रचित ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती, चीनी और अन्य भाषाओं में हुआ, और इस अनुवाद परंपरा ने ज्ञान संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई भारतीय ग्रंथ आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनके अनुवाद विदेशी पुस्तकालयों और मठों में सुरक्षित हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन चुका था। पुस्तकालय केवल संग्रह स्थल नहीं थे, बल्कि वे सक्रिय बौद्धिक केंद्र थे, जहां विद्यार्थी और आचार्य अध्ययन, लेखन और चर्चा में लगे रहते थे।
ग्रंथों तक पहुंच केवल विशेषाधिकार नहीं थी, योग्य विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए पुस्तकालयों का उपयोग करने की अनुमति थी और वे आचार्यों के मार्गदर्शन में शोध कार्य करते थे। यह व्यवस्था आधुनिक विश्वविद्यालयों के रिसर्च लाइब्रेरीज और एकेडमिक पब्लिशिंग सिस्टम से मिलती जुलती थी, जहां ज्ञान का उत्पादन, समीक्षा और प्रसार एक निरंतर प्रक्रिया होती है। पुस्तकालयों की संरचना और प्रशासन यह दर्शाते हैं कि शिक्षा को दीर्घकालिक सांस्कृतिक निवेश के रूप में देखा जाता था, न कि केवल तत्काल उपयोगिता के साधन के रूप में। दुर्भाग्य से इन पुस्तकालयों और ज्ञान केंद्रों का विनाश मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्षतियों में से एक माना जाता है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में लगी आग के बारे में वर्णन मिलता है कि वे कई महीनों तक जलते रहे, जो वहां संचित विशाल ग्रंथ संपदा का संकेत देता है। इस विनाश ने केवल इमारतों को नहीं, बल्कि सदियों की शोध परंपरा, टिप्पणियों, अनुवादों और बौद्धिक संवादों को भी नष्ट कर दिया। फिर भी जो ज्ञान विदेशी अनुवादों, उद्धरणों और परंपराओं के माध्यम से बचा रहा, वह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की ज्ञान संरक्षण प्रणाली कितनी प्रभावशाली थी। यही प्रणाली भारत को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक ज्ञान विरासत का संरक्षक बनाती थी, जहां पुस्तकालय, शोध और संरक्षण एक साथ मिलकर ऐसी बौद्धिक संस्कृति का निर्माण करते थे जिसने सदियों तक एशिया और उससे आगे की सभ्यताओं को प्रभावित किया। प्राचीन भारत के महान विश्वविद्यालयों का इतिहास केवल ज्ञान, शोध और वैश्विक प्रतिष्ठा की कहानी नहीं है, बल्कि यह विनाश, उपेक्षा और अपूरणीय बौद्धिक क्षति की भी कथा है, जिसने विश्व की ज्ञान विरासत को गहराई से प्रभावित किया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय सदियों तक शिक्षा, दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा के प्रमुख केंद्र रहे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, आक्रमणों और संरक्षण तंत्र के कमजोर होने के कारण ये संस्थान धीरे धीरे पतन की ओर बढ़े। विशेष रूप से 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हुए सैन्य आक्रमणों के दौरान कई प्रमुख बौद्ध और शैक्षणिक संस्थान नष्ट हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, जहां बताया गया है कि वहां के विशाल पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया गया और हजारों पांडुलिपियां, जिनमें सदियों का संचित ज्ञान था, नष्ट हो गईं। यह केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का टूटना था जो निरंतर शोध, वाद विवाद और ज्ञान के प्रसार पर आधारित थी। इन आक्रमणों का प्रभाव केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं था। विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े आचार्य, भिक्षु, विद्यार्थी और लिपिक जो ज्ञान उत्पादन और संरक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा थे, विस्थापित हो गए या बिखर गए। संस्थागत ढांचा टूट जाने से ज्ञान का वह संगठित तंत्र, जिसमें अध्ययन, शोध, लेखन और प्रतिलिपि निर्माण शामिल था, बाधित हो गया। पुस्तकालयों के जलने का अर्थ था कि केवल मूल ग्रंथ ही नहीं, बल्कि उन पर लिखी गई टीकाएं, व्याख्याएं और पीढ़ियों के बौद्धिक संवाद भी समाप्त हो गए। कई विषयों में ज्ञान की निरंतरता रुक गई, क्योंकि वह परंपरा मुख्यतः मौखिक लिखित गुरुकुल और विश्वविद्यालय नेटवर्क पर निर्भर थी। जब यह नेटवर्क टूटा, तो ज्ञान का हस्तांतरण भी प्रभावित हुआ। विनाश का एक अन्य कारण संरक्षण के लिए आवश्यक राजकीय और सामाजिक समर्थन का कम होना भी था। विश्वविद्यालयों को भूमि दान, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक सुरक्षा मिलती थी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते थे। राजनीतिक परिवर्तन और सत्ता संरचनाओं में बदलाव के साथ यह समर्थन कमजोर पड़ गया और शैक्षणिक संस्थान असुरक्षित हो गए। कुछ स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने भी शिक्षा के पुराने केंद्रों को हाशिए पर डाल दिया, जिससे उनकी पुनर्स्थापना कठिन हो गई। परिणामस्वरूप जो संस्थान सदियों तक वैश्विक विद्वानों को आकर्षित करते थे, वे धीरे धीरे परित्यक्त हो गए या खंडहरों में बदल गए। ज्ञान की हानि का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था, क्योंकि ये विश्वविद्यालय एशिया के बौद्धिक नेटवर्क का हिस्सा थे। चिकित्सा, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण और दर्शन के कई ग्रंथ जो यहाँ सुरक्षित थे,
उनके नष्ट होने से वैश्विक ज्ञान परंपरा भी प्रभावित हुई। सौभाग्य से कुछ भारतीय ग्रंथों के अनुवाद चीन, तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित रहे, जिससे आंशिक रूप से उस विरासत का पुनर्निर्माण संभव हुआ, लेकिन जो खो गया वह अत्यंत विशाल था। यह हानि हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि संस्थागत संरचनाओं, शिक्षकों की परंपरा और सांस्कृतिक संरक्षण में निहित होता है। इन विश्वविद्यालयों का विनाश मानव इतिहास के उन क्षणों में से एक है जहां युद्ध और अस्थिरता ने बौद्धिक प्रगति को गहरा आघात पहुंचाया। फिर भी यह इतिहास केवल शोक की कहानी नहीं है, बल्कि चेतावनी भी है कि ज्ञान संस्थानों की रक्षा, पुस्तकालयों का संरक्षण और शिक्षा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता किसी भी सभ्यता की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की हानि हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की विरासत नाजुक होती है, और यदि समाज उसे सुरक्षित रखने में असफल हो तो सदियों का संचित बौद्धिक धन कुछ ही समय में नष्ट हो सकता है। यही ऐतिहासिक अनुभव आधुनिक विश्व के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है कि शिक्षा और शोध संस्थानों की रक्षा केवल सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता के सामूहिक भविष्य की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की विरासत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए केवल गौरव का विषय नहीं, बल्कि एक गहरा मार्गदर्शन भी है, क्योंकि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे संस्थानों ने जिस प्रकार बहुविषयक, शोधाधारित और वैश्विक दृष्टिकोण वाली शिक्षा दी, वह आज भी प्रासंगिक है। इन विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शिक्षा को केवल नौकरी या आजीविका तक सीमित नहीं माना जाता था, बल्कि उसे बौद्धिक विकास, नैतिक संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा जाता था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अक्सर विषयों को अलग अलग खंडों में बांट देती है, जबकि प्राचीन मॉडल ज्ञान को एक समग्र इकाई के रूप में देखता था, जहां गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा और तर्क एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यही अंतर्विषयक दृष्टिकोण आज इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के रूप में फिर से महत्व पा रहा है। उन विश्वविद्यालयों में वाद विवाद, संवाद और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे विद्यार्थी केवल जानकारी याद करने वाले नहीं, बल्कि तर्क करने और नए विचार विकसित करने वाले शोधकर्ता बनते थे। आधुनिक शिक्षा भी यदि रटने के बजाय प्रश्न पूछने और खोज करने की संस्कृति विकसित करे, तो वह अधिक प्रभावी बन सकती है। प्राचीन संस्थानों की आवासीय व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण सीख देती है, जहां विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से आकर साथ रहते, चर्चा करते और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, जिससे शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती थी। आज के विश्वविद्यालयों में भी विविधता, वैश्विक छात्र आदान प्रदान और बहुसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना इसी परंपरा का आधुनिक रूप हो सकता है। पुस्तकालयों और पांडुलिपि संरक्षण की परंपरा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए मजबूत अभिलेखागार, डिजिटल पुस्तकालय और मुक्त शोध संसाधन आवश्यक हैं। जिस प्रकार प्राचीन विद्वान ग्रंथों की प्रतिलिपियां बनाकर ज्ञान को सुरक्षित रखते थे, उसी प्रकार आज डिजिटल तकनीक के माध्यम से शोध को संरक्षित और वैश्विक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। इन विश्वविद्यालयों की एक और विशेषता थी नैतिकता और ज्ञान का संतुलन। शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि जिम्मेदार आचरण, समाज के प्रति कर्तव्य और ज्ञान के सही उपयोग की समझ भी देती थी। आधुनिक समय में जब विज्ञान और तकनीक अत्यंत शक्तिशाली हो चुके हैं, तब शिक्षा में नैतिक विवेक और मानवीय मूल्यों का समावेश पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र के बीच व्यक्तिगत मार्गदर्शन का गहरा संबंध था, जो सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाता था। आज के बड़े संस्थानों में भी मेंटरशिप और व्यक्तिगत शैक्षणिक सहयोग इस मॉडल से प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि उस प्राचीन संरचना को पूरी तरह उसी रूप में वापस लाना संभव नहीं है, क्योंकि समय, समाज और तकनीक बदल चुके हैं।
फिर भी उसकी मूल भावना ज्ञान की खोज, बहुविषयक अध्ययन, वैश्विक संवाद, शोध की स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी को आधुनिक शिक्षा में समाहित किया जा सकता है। यदि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले केंद्र न रहकर विचार, नवाचार और मानवीय संवेदनशीलता के विकास के स्थल बने, तो यह उसी विरासत का पुनरुत्थान होगा जिसने भारत को कभी वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाया था। इस दृष्टि से प्राचीन विश्वविद्यालयों की कहानी अतीत का गौरव भर नहीं, बल्कि भविष्य की शिक्षा के लिए एक प्रेरक खाका है, जो बताती है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को ज्ञानवान होने के साथ साथ विवेकशील, जिम्मेदार और समाजोपयोगी भी बनाती है।